हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के आगे का एमसीक्यू। आज हमारा चौथा क्लास है और हर दिन 20 एमसीक्यू ही देखते हैं और वो एमसीक्यू देखते हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं, और आगे आएंगे। ये एकदम कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। तो हमारा जो चैप्टर शुरू है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन शुरू हुई है, ठीक ना, इलेक्ट्रिक मशीन शुरू हुई है और इसी से रिलेटेड एमसीक्यू देख रहे हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है आज का। तो क्वेश्चन देखते हैं आगे का। देखो एकदम ध्यान से हमें क्वेश्चन को एकदम पक्का पढ़ना है। देखो क्वेश्चन क्या है, डमी क्वाइल इन डीसी जनरेटर प्रोवाइड टू रिड्यूस। तो डमी क्वाइल जो होगी ना, डमी क्वाइल का क्या होता है ना, ये मैकेनिकल बैलेंस देता है। मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है यूज? मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए यूज होता है। और ये वेव वाइंडिंग में यूज किया जाता है। वेव वाइंडिंग में यूज किया जाता है। किस में? वेव वाइंडिंग में। तो इसमें देखो मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। पहला मैकेनिकल अनबैलेंस है, जो हिस्टैरिसीस, लॉस, आर्मेचर रिएक्शन, रिवर्सल, टेंडेंसी ऑफ रिवर्सल, ये तीनों ऑप्शन गलत है। इसमें मैकेनिकल अनबैलेंस लिखा है, लेकिन ये यूज किया जाता है मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए। क्वेश्चन क्या क्या, रिड्यूस, किसको रिड्यूस किया जाता है? तो अनबैलेंस को रिड्यूस किया जाता है। इसका दूसरा भाषा क्या है? मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन इज राइट आंसर। ये वेव वाइंडिंग में यूज किया जाता है। वेव वाइंडिंग क्या होती है? वेव वाइंडिंग होती क्या है देखते हैं। वेव वाइंडिंग होती है ना, इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू 2 होगा हमेशा ना। समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और वेव वाइंडिंग क्या होती है ना, हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए यूज किया जाता है। हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए यूज किया जाता है। कौन सा? वेव वाइंडिंग किया जाता है। एक होती है लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग में ए इक्वल टू पी होती है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल की इक्वल होती है। इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हाई वोल्टेज है ना, तो ये लो करंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा? हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए यूज हो जाएगा। हाई वोल्टेज यानी इसका अपोजिट होगा, यानी कि देखो ये लो करंट है ना, तो हाई करंट के लिए क्या होगा? लैप वाइंडिंग, यानी कि लो वोल्टेज के लिए। ठीक है ना, थोड़ी सी हम लिखने में इधर उधर कर दिए थे, सही बोल रहे थे। ठीक है, तो मैकेनिकल अनबैलेंसिंग के लिए लैप वाइंडिंग में क्या यूज करते हैं? लैप वाइंडिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं? इक्वलाइजर रिंग का यूज करते हैं। किसका? इक्वलाइजर रिंग का यूज करते हैं। ठीक है ना, इसमें किसी में डमी क्वाइल का यूज करते हैं वेव में। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, उम्मीद है आया होगा। और अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर एम्प्लॉयड इन आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग के लिए ना हमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है। किसकी? डीसी सप्लाई। और डीसी सप्लाई हमें मिलता है डिफरेंशियल कंपाउंड से। डिफरेंशियल कंपाउंड का यूज करके हमें डीसी सप्लाई मिलता है। और यही क्या होती है? आर्क वेल्डिंग के लिए क्या होती है? यूज होता है। आर्क वेल्डिंग के लिए क्या होता है? यूज होता है शंट का जो रेजिस्टेंस होती है ना, बहुत हाई रहती है। शंट का रेजिस्टेंस बहुत हाई रहती है, तो इसमें करंट क्या जाएगा? शंट करंट क्या हो जाएगा? बहुत ही कम जाएगा। ठीक है ना। कम्युलेटिव मतलब जब सीरीज फ्लक्स शंट फ्लक्स का सपोर्ट करे तो कम्युलेटिव होती है। सीरीज जनरेटर को ना कभी भी नो लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है विच वन, क्या लिखा है? विच वन एक्ट, अब देखो इसमें लिखा क्या है ना, विच वन एक्ट एज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर। अब यदि आपको पता होगा ना, यही आंसर दे सकते हो, या फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ो। अगर जब मैकेनिकल रेक्टिफायर क्या होती है तो दे सकते हो, नहीं तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो। इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी करंट इनटू डीसी करंट वेयर ईएमएफ इज इंड्यूस इन आर्मेचर वाइंडिंग। एसी को डीसी धारा में बदलने की प्रक्रिया में यांत्रिक रेक्टिफायर का कार्य कौन करेगा? हिंदी में देखना बहुत मिस्टेक है, आप इंग्लिश पे देखते चलना। जहां ईएमएफ, अरे यार इंग्लिश बहुत, ईएमएफ केवल
किस में, आर्मेचर वाइंडिंग में ही इंड्यूस हो। तो देखो मैकेनिकल रेक्टिफायर, मैकेनिकल रेक्टिफायर किसे कहते हैं ना, मैकेनिकल रेक्टिफायर होता क्या है ना, एक कम्यूटेटर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कम्यूटेटर को बोलते हैं। तो यदि आपने पढ़ रखा है कि मैकेनिकल रेक्टिफायर कम्यूटेटर को बोलते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी इज राइट आंसर। और कम्यूटेटर क्या कहता है बताओ, कम्यूटेटर कहता क्या है, ये ना AC टू DC बदलता है। किस में, आर्मेचर वाइंडिंग में। आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग वो होती है ना जहाँ हमें EMF मिलता है, ठीक ना, जहाँ से हम EMF मिलता है वो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ठीक है ना। तो हमारा कम्यूटेटर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कम्यूटेटर बना रहता है किससे, हार्ड ड्रॉन कॉपर से बनी रहती है। कि कौन सा, कम्यूटेटर। तो उम्मीद है समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रियोस्टेट है, ठीक ना, रियोस्टेट है। इस क्या कहते हैं ना, रियोस्टेट को यूज करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। किस लिए यूज करते हैं बताओ, स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए। रोटर घूमने वाले को कहते हैं जो रोटेट करे, और रोटेट करे तो इसी में हमारा क्या होती है, EMF इंड्यूस होता है। स्टेटर क्या होती है, रुका रहता है, ठीक ना, जहाँ हम क्या कहते हैं, सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके है, आगे देखते हैं। फॉर ए DC शंट जनरेटर, फॉर ए DC शंट जनरेटर टू सेल्फ एक्साइटेड। DC शंट जनरेटर होता क्या है, सेल्फ एक्साइटेड होता है, सेल्फ एक्साइटेड होता है। द कंडीशन टू बी सेटिस्फाई आर दैट देयर मस्ट बी सम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन द फील्ड मैग्नेट, इट मस्ट बी द प्रॉपर डायरेक्शन एंड द शंट फील्ड रेजिस्टेंस मस्ट बी। देखो देखो अब क्या, DC शंट जनरेटर, देखो इसका आंसर होगा क्या, डी होगा, डी होगा। जो DC शंट जनरेटर होती है ना, जिसमें कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है और ये प्रॉपर डायरेक्शन में होती है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होना चाहिए ना, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से क्या होनी चाहिए, लेस देन, कम होना चाहिए। किसका, DC शंट जनरेटर के केस में। अब देखो DC शंट जनरेटर, DC शंट जनरेटर ये क्या होती है, सेल्फ एक्साइटेड होती है। क्या होती है, सेल्फ एक्साइटेड होती है। DC शंट जनरेटर जो होती है ना, अब देखो अब इसमें एक वर्ड आया रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब कि अवशिष्ट चुंबकत्व होती है। इसका हिंदी होती है अवशिष्ट चुंबकत्व। होता क्या है, जैसे मान लो कोई चीज़ मैग्नेट है, मैंने सप्लाई दिया, वो मैग्नेट पोल बन गया नॉर्थ साउथ, और उसमें मैग्नेट है, जैसे मैंने सप्लाई को हटाया तो इसमें ना कुछ मैग्नेटिक गुण रहेगा, उसी को कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। और इसी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म से हमारा DC शंट जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड बनता है। हमारा DC जनरेटर क्या बनता है, सेल्फ एक्साइटेड बनता है। इसी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म से हमारा DC शंट जनरेटर क्या बनता है, सेल्फ एक्साइटेड बनता है, ठीक ना। तो हमारा जो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम होने चाहिए DC शंट जनरेटर के केस में, ठीक ना, DC शंट जनरेटर के केस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर इज यूज्ड फॉर चार्जिंग बैटरी। चार्जिंग बैटरी, देखो ये ना क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीट किया है, मैंने देखा है, और जो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आए हैं ना, उसी क्वेश्चन को उठा के मैंने यहाँ मतलब चिपकाया है। तो अब देखो ये ना इतनी बार रिपीट किया है, मैंने इसको कई बार बता चुका है। तो अब मैं चाहता हूँ ना इसका आंसर आप लोग दें। 55 क्वेश्चन नंबर 55 का, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आप लोग देंगे। लेकिन इसमें क्या है, मैं, ठीक ना, आप ही आंसर देंगे, मैं इसमें ड्राइव नहीं कुछ करूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC जनरेटर कैन बी टर्म एज, DC जनरेटर को ना रोटेटिंग एम्पलीफायर के नाम से भी जाना जाता है। किससे, रोटेटिंग एम्पलीफायर के नाम से भी DC जनरेटर को रोटेटिंग एम्पलीफायर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना।
रोटेटिंग एम्पलीफायर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। किस डीसी जनरेटर को। हम चाहूँगा आप इंग्लिश का जो लिखा है क्वेश्चन वो ज़्यादा फॉलो करें एज कम्पेयर टू हिंदी, ठीक ना। ठीक है, तो ये भी कहीं न कहीं आया है एग्जाम में, और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना कहीं न कहीं क्या होंगे, आए रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर। कम्यूटेटर, देखो यार कम्यूटेटर ऊपर ही हम लोग पढ़े हैं, एक बार और देख लेते हैं। कम्यूटेटर करता क्या है ना, डीसी जनरेटर के केस में एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। इसी को क्या कहते हैं, बताओ। इसी को कहते हैं रोटेटिंग रेक्टिफायर। इसी को कहते हैं रोटेटिंग, क्या कहते हैं आप लोग बताओ क्या कहते हैं। और आप लोग को बताना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से ना, पहला क्वेश्चन मेरा यही था, कम्यूटेटर को क्या कहते हैं, और एक कम्यूटेटर किस चीज़ का बना रहता है। ये दोनों चीज़ें मैंने बता दिया है, ये भी आप लोग स्टार्टिंग में ही बताया है, ठीक ना। एकदम सही है। कलेक्ट धारा भी करता है, ठीक ना, कलेक्ट करंट करता है, लेकिन कलेक्ट करंट करने के बाद उसका काम क्या करता है डीसी जनरेटर में, तो एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है। हम चाहूँगा इसको क्या बोलते हैं, रोटेटिंग रेक्टिफायर कि मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं। ये बताओ एक किस चीज़ का बना रहता है, माइका का बनता है, इंसुलेटर का बनता है, कि हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनता है। आपको इन दोनों का आंसर देना, ठीक ना। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। मैक्सिमम अलाउलेबल वोल्टेज बिटवीन एडजस्टमेंट सेगमेंट। देखो मैक्सिमम वोल्टेज होती है ना, ये सारी क्वेश्चन रटने वाली होती है। कुछ क्वेश्चन होती है आपको याद ही रखना पड़ता है। 30 से 40 वोल्ट होती है। कितनी होती है भाई, 30 से 40 वोल्ट होती है। मैक्सिमम अलाउलेबल वोल्टेज जो होती है ना, 30 से क्या होती है, 30 से 40 वोल्टेज होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following DC generator will have negligible terminal voltage at no load, ठीक ना। देखो है क्या ना, डीसी जनरेटर विल हैव नेग्लिजिबल टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड पे ना, डीसी जनरेटर नो लोड पर शून्य वोल्टेज किसका होता है, सीरीज जनरेटर का नो लोड पे वोल्टेज क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि वोल्टेज शून्य होता है, क्योंकि नो लोड पर करंट 0 होती है, इसीलिए डीसी जनरेटर के नो लोड के केस में वोल्टेज क्या होती है, शून्य होता है। अब इसमें भी देख लो, और क्या, सीरीज क्या होती है, संट क्या होती है, इसकी संट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो R इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/1/A होती है। क्यों, आपको पता है R बराबर रो L/A, ठीक ना। तो R यहाँ से क्या निकाल दिया, 1/A। तो देखो रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो एरिया कम हो जाएगी। एरिया कम होने का मतलब ये हुआ कि शंट रेजिस्टेंस में ना थिन वाइंडिंग होगी। एरिया मतलब कम, थिन वाइंडिंग का ही एरिया कम होगी, थिन वाइंडिंग होगी, ठीक ना। थिन वाइंडिंग होगी और ज़्यादा मोर वाइंडिंग होगी। थिन वाइंडिंग, मोर वाइंडिंग कहने का मतलब है एरिया थिन वाइंडिंग का बहुत कम होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होगी, ठीक ना, क्योंकि शंट के यही ऐसे ही सीरीज में भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक ना। इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम बताएंगे। अगला डीसी शंट जनरेटर से क्रिटिकल रेजिस्टेंस रिफल। जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होती है ना, वो फील्ड का रेजिस्टेंस को कहते हैं क्रिटिकल। फील्ड के रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, क्रिटिकल कहते हैं। देखो फिर आ गया कम्यूटेटर है, मुझे याद आ गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा, इसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। और आर्मेचर वाइंडिंग किसे कहते हैं, ये भी मैंने बताया है। मैं चाहता हूँ ये भी न बताओ, लेकिन रिकॉल करो होती क्या। लोड क्या कहते हैं, लोड चेंज होने पर क्या वेरिएबल लॉस सेम रहेगा कि बदलेगा, बताओ। और कांस्टेंट लोड सेम रहेगा कि बदलेगा, ये भी बताओ, रिकॉल करो क्या होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ पोल शू इन द डीसी मशीन। पोल शू
इन द डीसी मशीन में पोल शू का क्या काम रहता है? तो पोल शू रहता है ना, उसे ना समान रूप से फ्लक्स का वितरण करना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए लैप वाइंडिंग जनरेटर द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर टेकन टू। देखो लैप क्या पूछा है, लैप वाइंडिंग है ना। अब देखो लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी होती है, ए बराबर क्या होती है, पी होती है। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए किसके होगी, नंबर ऑफ पोल के। तो नंबर ऑफ पोल नहीं दिया है तो ए के बराबर क्या होगी, नंबर ऑफ पोल के। अगर मान लो यहाँ दिया जाता नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2, तो पोल की संख्या क्या हो जाती है, 2 आंसर हो जाती है। ठीक ना, ये तो पता है। ए बराबर पी होती है किसके लिए, हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए। अब वेव वाइंडिंग इसका उल्टा होगा, हाई वोल्टेज लो करंट के लिए हो जाएगा वेव वाइंडिंग में ए बराबर 2 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड जनरेटर आर यूज टू सप्लाई पावर टू। कंपाउंड जनरेटर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, किसके सप्लाई में? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक ना, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है जो डी में मिल रहा है। रेलवे सर्किट, इनकैंडेसेंट लैंप एंड एलिवेटर मोटर। कुछ इंग्लिश वाला वर्ड में बोलने में दिक्कत होती है या जो इसका उच्चारण होती है। ठीक है ना, तो एलिवेटर मोटर, इन सब में क्या लगता है, कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, इन डीसी जनरेटर स्पार्किंग एट द ब्रश अकर ड्यू टू। जो डीसी जनरेटर में ना ब्रश पर जो स्पार्किंग होती है ना, किस कारण होती है, वही पूछा है। जो डीसी जनरेटर में स्पार्किंग होती है ना, वो होती है आर्मेचर रिएक्शन एंड कम्यूटेशन के कारण ये लगातार कार्य करते रहते हैं, जिससे ब्रश पर हमारा क्या होती है, चिंगारियाँ निकलती रहती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए डीसी जनरेटर इफिशियंसी इज मैक्सिमम व्हेन डीसी जनरेटर की इफिशियंसी मैक्सिमम होगी। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा है, रिपीट क्वेश्चन किया है। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी, जब कोर लॉस कॉपर लॉस के इक्वल होगा। कोर लॉस कॉपर लॉस के इक्वल होगा, या कोर लॉस को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट लॉस। वेरिएबल लॉस कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस बोल के इक्वल होगा। अब इसमें देखना, इसमें इक्वल के रूप में तो नहीं लिखा, इक्वल के रूप में 1101 लिखा। तो मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप दो। ठीक ना, क्योंकि मैंने बता दिया कि क्या होती है। अब मुझे पता है आप वैल्यू के इधर करके ये ऐसा कर सकते हो, आपको आंसर बताना है। ठीक ना, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर है 0% रेगुलेशन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो विच ऑफ, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर है 0% रेगुलेशन। 0 एक ट्रिक याद करो, OS लेवल याद करना, OS लेवल। O और S ओवर कंपाउंड और सीरीज जनरेटर। ए होती क्या है ना, इसका परसेंट रेगुलेशन निगेटिव होती है, OS का, ओवर और सीरीज का। लेवल का क्या होती है, वोल्टेज रेगुलेशन या परसेंटाइल जो होती है, क्या होती है, 0 होती है, इसका निगेटिव होती है। इसके अलावा जो भी आएगा उनका परसेंट रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि सबका पॉजिटिव होगा। ये ट्रिक है, याद कर लो। ओवर और सीरीज के अलावा निगेटिव, लेवल 0 होती है लेवल कंपाउंड का, इसके अलावा जो भी आएगा तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो लेवल तो ऑप्शन में नहीं है, लेवल को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैट कंपाउंड बोलते हैं। और सबसे खराब जो वोल्टेज रेगुलेशन होती है ना, वो किसकी होती है, सीरीज की होती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग यूज टू हाई करंट रेटेड डीसी मशीन। हाई करंट, देखो अभी तो मैंने केवल अब क्वेश्चन देख रहा था, लैप वाइंडिंग का क्या यूज करते हैं, लैप वाइंडिंग का डीसी मशीन जनरेटर में क्या यूज करते हैं। लेकिन अब क्या बोलते हैं
कि हाई करंट डीसी मशीन में कौन सा वाइंडिंग, थोड़ी सी देखो कंसेप्ट वही है, लैप ही होती है जो हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। कंसेप्ट वही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी सी क्या किया है, घुमाया है। तो लैप वाइंडिंग इज द राइट आंसर। ठीक है। वेव वाइंडिंग इम्प्लाई एंड डीसी मशीन, देखो वेव वाइंडिंग में क्या हो जाएगी, हाई वोल्टेज एंड ये हाई करंट, एक का नहीं होगा, लो वोल्टेज तो होता नहीं है, हाई वोल्टेज लो करंट, हाई वोल्टेज लो करंट, देखो ये वाई बन गया है। ठीक है ना, हाई वोल्टेज लो करंट हो जाएगी वेव वाइंडिंग। अब वेव वाइंडिंग है ना, वेव वाइंडिंग के स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, डमी कॉइल यूज किया जाता है। किसका, डमी कॉइल। डमी कॉइल किस लिए यूज किया जाता है, मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए, मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। इन डीसी जनरेटर स्पार्किंग एंड द बकस अकस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन एंड कम्यूटेशन के कारण चिंगारी निकलती है कम्यूटेटर पर, ब्रश पर। वाई द डमी कॉइल, देखो वाई देखो वहां पर कुछ और था ना डमी कॉइल का, रिड्यूस लिखा था, हाउ वाई द डमी कॉइल रिड्यूस, तो मैकेनिकल अनबैलेंस को रिड्यूस करेगा, यानी कि मैकेनिकल बैलेंस बनाए रख रहा है। देखो उस वही डमी कॉइल का यूज, डमी कॉइल का वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का रूप बदला है कि प्रोवाइड क्या करता है डीसी जनरेटर में डमी कॉइल, तो रिड्यूस, देखो प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस टू रोटर, मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करता है। और यही लिख देता है कि रिड्यूस क्या करता है, तो मैकेनिकल अनबैलेंस रिड्यूस करेगा ताकि बैलेंस बना रहे। तो यही था क्वेश्चन नंबर 70 तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो लाइक ज़रूर कर दीजिए क्लास को, और कुछ बताइएगा और कैसे डिराइव करें, और कैसे मतलब कि कैसे और इम्प्रूव करें ताकि वीडियो को क्वालिटी अच्छा रहे, तो आप लोग ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।